नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कतारगाम से वेडवरियाव तक पार करने वाला गुरुकुल ब्रिज का मुख्यमंत्री ने आज ही उद्घाटन किया। बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को रोकने वाले याचिकाकर्ताओं को जान से खतरा, फोन पर मिली धमकी। शादी को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें से पनीर के 10 सैंपल फेल हो गए और 240 किलोग्राम पनीर नष्ट हुआ। बाबा बागेश्वर के लिए एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंची भीड़, प्लेन को घेरा, नियम भी तोड़े। किरण रिजिजू को कानूनी मंत्री पद से हटाए जाने पर उन्होंने ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को हटाने से किया इनकार। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। सूरत में वेडवरियाव के नागरिकों को वर्षों से जिस 4 लेन के पुल का इंतजार था, उसका गुरुवार 18 मई यानी आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वर्चुअली उद्घाटन करने जा रहे हैं। कतारगाम से वरियाव और छपरा भाटा तक 6 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब इस पुल की वजह से यह दूरी महज 1.5 या 2 मिनट में काटी जा सकती है। गुरुकुल ब्रिज से 8 लाख नागरिकों को लाभ होगा। 118.42 करोड़ की लागत से बने इस पुल की लंबाई तापी नदी पर करीब 150 किलोमीटर है। इस पुल के बनने से वरियाव क्षेत्र के निवासियों को शहर के मुख्य क्षेत्रों जैसे चौक व स्टेशन तक पहुंचने की काफी आसानी होगी। साथ ही वेड, कतारगाम और सूरत शहर के अन्य क्षेत्रों के नागरवासियों को भी पुल के कारण मुख्य शहर से आउटर रिंग रोड और नेशनल हाईवे तक नई कनेक्टिविटी मिलेगी। खासकर नागरिकों के समय और ईंधन की बचत होगी। हयात जहांगीरपुरा, डभोली, तापी नदी पुल और अमरेली नदी पुल के बीच हमेशा जाम रहने वाले अमरोली नदी पुल पर यातायात का भार भी काफी कम हो जाएगा। उल्लेखनीय है जब राजेंद्र देसाई स्थायी समिति के अध्यक्ष थे और गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को घरों को बचाने के लिए एक नए डिजाइन की वकालत की थी, क्योंकि पुल के पहले डिजाइन में कई आवासीय संपत्ति प्रभावित हुई थी। इसी वजह से पुल के काम में थोड़ी देरी हुई। पुल से लगभग 8 लाख लोगों को लाभ होगा, जिससे वरियाव क्षेत्र के निवासियों को शहर के स्टेशन, चौक क्षेत्र तथा पहुंचने में आसानी हो सकती है। इसके अलावा मुख्य शहर, बाहरी रिंग रोड और राजमार्ग की नई कनेक्टिविटी को पेशकश करेगा, जिससे सूरत, वेड और कतारगाम के निवासियों को लाभ होगा। रिपोर्टर हितेश प्रजापति, जनादेश न्यूज, सूरत। अंधविश्वासी विरोधी शाखा के एक सदस्य द्वारा सूरत पुलिस आयुक्त को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम को रोकने के लिए आवेदन किए गए उस पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया था। उस पर अब विवाद और भी बढ़ गया है। मत्तू काकड़िया ने कहा कि मुझे धीरेन्द्र शास्त्री के साथियों के द्वारा धमकी दी जा रही है। मैं लोगों के पक्ष में बात किया, उसके बाद और अंधविश्वासी के खिलाफ बोलना शुरू किया है। उससे लेकर लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक अनजान नंबर से लगातार धमकियां दी जा रही है। जान से मार डालने की धमकी से मैं डरता नहीं हूँ। मारो नाम मधुभाई रामभाई काकड़िया, अंधश्रद्धा निवारण शाखाનો પ્રમુખ છું। હવે મેં બાગેશ્વર ધામને એટલે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને બંધ રખાવવા માટે કલેક્ટર અને પોલીસ કમિશનરમાં અરજી આપેલી છે। હવે એ અરજી આપી તો ઘણાની એવી ધમકીઓ આવી છે કે તમે આ અરજી હું કરવા કરી એટલે મારા માલિક હોય એમ કે હું એ કે એમ આપણે કરવાનું, તો આવી રીતે એ સિવાય મારી નાખવાની ધમકી આવી છે, ગાળ્યું કાઢી છે 2-3 જણાએ। તો આ હું એક ધર્મ છે અને ધર્મ મહાન ગણે છે, તો આવો ધર્મ હોવો જોઈએ કે કોઈ પણ વાતનું સોલ્યુશન, પ્રશ્ન પૂછતા સોલ્યુશન આવવું જોઈએ, એ હોવો જોઈએ ધર્મ। તો એવો ધર્મ નથી, ધર્મમાં એકદમ જડતા છે। કઈ પ્રમાણે તમે અરજી કરી છે આખી? મેં અરજી કરી છે 16 તારીખે અને એ અરજીમાં મારું લખાણ એવું છે કે કલેક્ટર અને પોલીસ કમિશનર સાહેબને મારી અરજ છે કે બાગેશ્વર ધામ એટલે એક ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી તાંત્રિક એટલે ભુવાપણું કરે છે, વળગાડ કાઢે છે, એટલે તાંત્રિક તો આવું કંઈ હોતું નથી, કોઈને વળગાડ હોતો નથી, કોઈને માતાજી આવતા નથી। બીજી વસ્તુ એ, કારણ કે મેં ખુલ્લા પાડ્યા મને માહિતી છે। બીજી વસ્તુ એ કે કોઈ પણ તમારો પ્રશ્ન હોય એનો ઉકેલ પ્રશ્ન, જો એ પ્રશ્ન ઉકેલતો હોય તો કલેક્ટર, પોલીસ કમિશનર કે રાજકારણ એ બધા આપણા પ્રશ્નો માટે જતા હોય છે। સિવાય કે કોર્ટમાં વર્ષો જૂના કેસ હોય તો એ ઉકેલવા જોઈએ।
સિવાય ઘણું બધું આપણે એની પાસે અમે પ્રશ્નો માગી. તો અમારી માગણી એ છે કે ભાઈ તમે બંધ રખાવે તો વધારે સારું, અને બંધ ન રખાવી શકો તો ઇનકેસ અમને જાહેરમાં મીડિયા અને અમારા બુદ્ધિજીવીઓ તમે એના પ્રશ્ન પૂછે એનો અમને જવાબ આપે, એવી અમારી मांगनी है। मैं इस मामले के बारे में पुलिस से शिकायत दर्ज करने वाला हूं, लेकिन अभी व्यस्त होने के कारण शिकायत दर्ज कराने नहीं गया। रिपोर्टर हितेश प्रजापति, जन आदेश न्यूज, सूरत। सूरत नगर निगम विभाग द्वारा खाद्य सामग्री की लगातार जांच की जा रही है। छुट्टियां और शादी होने की वजह से लोग पनीर समेत खाने पीने की चीज वस्तुओं में बढ़ावा करते हैं, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अलग अलग जगहों पर चेकिंग कर रहा है। वहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। अखाद्य पनीर मिलने से डेयरी उत्पादकों और खासकर पनीर के सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहर के अलग अलग जोन में टीम बनाई, जिससे पनीर विक्रेताओं की हड़कंप मच गया है। वराछा, सरसाना, पांडेसरा, अड़ाजन समेत शहर के मुख्य इलाकों के सैंपल लिए गए। छुट्टी होने के कारण ज्यादातर लोग बाहर खाना खाना पसंद करते हैं और शादियों में पनीर का इस्तेमाल खूब किया जाता है। इससे वजह से खाद्य पनीर का सेवन करने से दस्त और उल्टी जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। खाद्य विभाग के सुरक्षा अधिकारियों ने मई महीने में सूरत शहर के अलग अलग क्षेत्र में पनीर बनाने वाले तथा भंडार करने वाले और बेचने वाले स्थानों पर स्थलीय निरीक्षण किया और पनीर के नमूने के लिए निर्णायक अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज किया। रिपोर्टर हितेश प्रजापति, जन आदेश न्यूज, सूरत। पटना से बाबा बागेश्वर का नया वीडियो सामने आया है। पटना एयरपोर्ट के इस वीडियो में समर्थक बाबा की चार्टर्ड प्लेन तक पहुंच गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से पटना में थे। कल उनके कार्यक्रम का आखिरी दिन था। बागेश्वर बाबा की कथा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी और जाते जाते तक समर्थक उनके पीछे भागते नजर आए। अब एक नई वीडियो पटना एयरपोर्ट के सामने आई, जहां पे बाबा के चार्टर्ड प्लेन तक भीड़ पहुंच गई। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने और उन्हें अपने शहर से विदा करने के लिए लोगों ने पटना एयरपोर्ट के सभी नियम कानून तोड़े। भारी भीड़ के बीच बाबा जैसे तैसे प्लेन तक चढ़े और फिर हाथ जोड़कर समर्थकों का अभिवादन किया। बाबा की कथा का कार्यक्रम पटना में 5 दिन तक था। 5 दिन जो माहौल बना, हर दिन 5 लाख से ज्यादा भक्तों का जो सैलाब उठा, उसने बाबा को खुश कर दिया। बता दें कि बिहार में 5 दिन की हनुमंत कथा संपन्न कर बागेश्वर धाम के विद्याधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल चार्टर्ड फ्लाइट से वापस मध्य प्रदेश के खजुराहो वापस लौट गए। वहां से बाबा गढ़ा में बागेश्वर धाम जाएंगे। इस दौरान बागेश्वर बाबा के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कट्टावार नेता हुल्लास पांडे भी साथ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैबिनेट में बदलाव की मंजूरी दे दी है। नए बदलाव के मुताबिक अब तक कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे किरण रिजिजू को अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सौंपा गया है। कानूनी मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीशों के साथ साथ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों, निचली नगर पालिका और सभी लॉ ऑफिसर्स को धन्यवाद दिया। मंत्रालय बदले जाने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना उनके लिए सौभाग्य और सम्मान की बात रही। किरण रिजिजू ने अपने पुराने जोश के साथ ही नए मंत्रालय में भी काम करने की बात कहते हुए आगे कहा कि वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उसी जोश के साथ पूरा करने की लिए तत्पर है, जिसपे उन्होंने भाजपा के लिए एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में आत्मसात किया। आज केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरफार किया। इसी में कड़ी में किरण रिजिजू को कानूनी मंत्री के पद से हटाकर यह मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया। वहीं किरण रिजिजू को भू विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में इस बदलाव को मंजूरी दे दी। रिजिजू को जगह अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम लोकसभा सीट में भाजपा के सांसद है। वे पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2019 में खेल मंत्री बनाए गए थे। वहीं जुलाई 2021 में उन्हें कानूनी मंत्री बनाया गया था। उन्हें यह जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद के स्थान पर दी गई थी। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। जातीय जनगणना पर जारी रहेगी रोक, यानी कि कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार में जातीय जनगणना पर रोक जारी रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई की होगी। बिहार में जातीय जनगणना पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने से इनकार किया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा किए गए जातीय सर्वेक्षण पर रोक लगाई गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओके ने दो टूक कहा कि पटना हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले से काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर इस पर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इसमें अंतरिम राहत नहीं दे सकता। हाई कोर्ट अपनी 2 तारीख 3 जुलाई पर सुनवाई कर फैसला नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को यहाँ दलील सुनेगा। वहीं जातीय जनगणना पर सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि यह केवल एक सर्वे है, जनगणना नहीं। राज्य सरकार ने कहा कि जनगणना में जारी नहीं देने पर जुर्माना लगता है, सर्वे में ऐसा नहीं होता। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि इस राज्य यह पहले करा चुके हैं, इसीलिए ऐसा भी नहीं कि यह कोई नया काम हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।